आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास विषय के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को कराने वाले हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कोड नेपोलियन कब लागू किया। तो ऑप्शन ये है 1804, 1800, 1810, 1821। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने कोड नेपोलियन लागू किया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में 1848 की क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कि इटली के एकीकरण में किस व्यक्ति की मुख्य भूमिका रही। तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आप सबों का ऑप्शन नंबर सी यानी विक्टर एमैनुएल द्वितीय। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि यंग इटली संस्था की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की ये सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ये 100% इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछना तय है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना है। यंग इटली संस्था की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुसेप्पे मैज़िनी ने जो है वो यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की थी। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क ने किस नीति को अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहे और खून की नीति। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो इसके पहले बताएं सो। और ये पांचवा नंबर ये तो 100% नोट कर लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछना तय है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस का क्रांतिकारी गान द मार्सेइज किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉजर डी लाइल ने। किसने लिखा था। तो रॉजर डी लाइल ने लिखा था। 7th नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सबों का ऑप्शन नंबर बी 1871 में। कब 1871 में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांस में 1789 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कहने का मतलब कि सामंती व्यवस्था भी समाप्त किया गया, नेपोलियन का उदय हुआ और गणराज्य की भी स्थापना हुई। और ये सभी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 9th नंबर क्या कहता है। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेपोलियन का शासन किसे कहा जाता है। कहने का मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी। लोकतांत्रिक, सामंती, तानाशाही या पूंजीवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तानाशाही। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जर्मनी के एकीकरण में किस युद्ध ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जर्मनी के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाली जो युद्ध थी उसका नाम था फ्रांको प्रेशियन युद्ध। ठीक है, यानी फ्रांस और प्रेशिया के बीच में जो युद्ध हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रवादी क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ। राष्ट्रवादी क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस से राष्ट्रवादी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन यानी 12th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन सी संस्था का प्रमुख संस्थापक था। अन्य नेपोलियन बोनापार्ट ने किस संस्था के प्रमुख संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रवाद नामक संस्था का वो प्रमुख संस्थापक था। ठीक है, ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखना है। हर एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 13वां क्वेश्चन कि जुसेप्पे गेरिबाल्डी को किस क्रांति का प्रमुख नेता माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। हम देखिए सब क्वेश्चन को 100% इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन को हम 100% नोट कर रहे हैं, टिक करवा रहे हैं, स्पेशली वो फिक्स है, उसको कंफर्म आपको पता होना चाहिए। तो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जुसेप्पे गेरिबाल्डी को किस क्रांति का प्रमुख नेता माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इटली का एकीकरण का जो क्रांति हुआ था उसका प्रमुख नेता माना जाता है किसे। तो जुसेप्पे गेरिबाल्डी को। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांको प्रेशियन युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1870-71 में जो हुआ था वो फ्रांको प्रेशियन युद्ध हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार के युद्ध के माध्यम से हुआ, यानी जर्मनी का एकीकरण हुआ वो युद्ध किस टाइप का था, समर्थन से, शांति संधि से, युद्ध और राजनीतिक समर्थन से, विचार और धार्मिक समर्थन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, युद्ध और राजनीतिक समर्थन से जो हुआ था वो जर्मनी का क्या हुआ था, एकीकरण। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पैन स्लाविज्म की कल्पना का विचार किसने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पैन स्विलिक सम्मेलन ने जो है वो पैन स्वालिज्म की कल्पना का विचार दिया था। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी का पहला राष्ट्रपति कौन बना। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी वीवीआई कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछना तय है। क्या कहता है, जर्मनी का पहला राष्ट्रपति कौन बना था। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइजर विल्हेम प्रथम। ये वन का मतलब है प्रथम। ठीक है, कहीं डबल रहे तो होता है वो द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइजर विल्हेम प्रथम। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मनी में बिस्मार्कियन सिस्टम का क्या अर्थ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्कियन सिस्टम का अर्थ क्या होता है, तो राजनीतिक समर्थन और युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम का उद्देश्य क्या था। नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम का क्या उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका उद्देश्य क्या था, इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करना। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई कर लीजिए। देखिए हम इतना क्वेश्चन में 4 से 5 ही क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टिक कराए हैं और उसको कंफर्म आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, याद कर लेना है ना। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20वां क्वेश्चन कहता है नेपोलियन के बाद फ्रांस की राजनीतिक दशा कैसे बदली, यानी कि नेपोलियन के बाद जो है फ्रांस की राजनीतिक दशा, यानी वहां जो राजनीति हो रहा था, वहां की जो व्यवस्था थी, आखिर उसमें क्या परिवर्तन आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक राष्ट्र का गठन। नेपोलियन के बाद फ्रांस की जो राजनीति थी वो लोकतांत्रिक हो गई। जब नेपोलियन था उस समय वहां की राजनीतिक दशा कैसी थी, तो वो वहां की राजनीतिक दशा पहले तानाशाही थी। कब, जब नेपोलियन शासन कर रहा था, क्योंकि नेपोलियन एक तानाशाही शासक था। लेकिन नेपोलियन के बाद जो फ्रांस की राजनीतिक दशा हुई वो लोकतांत्रिक हो गया। कहने का मतलब राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हो गई, यानी लोगों को बहुत सारा अधिकार मिलने लगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकतांत्रिक राष्ट्र का गठन हुआ। कब, जब नेपोलियन वहां से चला गया, जब उसकी राजगद्दी चली गई तब। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है विक्टर एमैनुएल द्वितीय। ठीक है, डबल हम बताए ना कि सिंगल मतलब प्रथम और डबल ऐसे रहे तो उसको द्वितीय पढ़ते हैं। ठीक है, विक्टर एमैनुएल द्वितीय को किसका शासक माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वीवीआई। तो कहाँ का शासन माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली का। विक्टर एमैनुएल द्वितीय को किसका शासन माना जाता है, शासक माना जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली का शासक माना जाता है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी व्यवस्था स्थापित हुई। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो इन चारों में से साम्राज्यवाद की व्यवस्था स्थापित हुई, लोकतंत्र, राजतंत्र या फिर तानाशाही आया। तो फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो व्यवस्था स्थापित हुई वो कौन सी व्यवस्था स्थापित हुई, तो लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के दौरान किस युद्ध ने निर्णायक भूमिका निभाई। किस युद्ध ने निर्णायक भूमिका निभाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांको प्रेशियन युद्ध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है। 24 नंबर क्वेश्चन, 25 है, क्वेश्चन और बच्चा देख सकते हैं। कहता है इटली के एकीकरण के समय रेजिना का क्या मतलब है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए 100% फिक्स कर लीजिए। कहता है इटली के एकीकरण के समय रेजिना का क्या मतलब था। तो रेजिना का मतलब होता है राज। क्या होगा, राज। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जोसेफिने के बारे में कौन सा कथन सही है। जोसेफिने के बारे में इन चारों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन नंबर कहता है कि वह नेपोलियन की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि वह फ्रांस की रानी थी।
सी कहता है कि वह फ्रांसीसी क्रांति की नेता थी। ऑप्शन नंबर डी कहता है वह इटली की साम्राज्ञी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह नेपोलियन की पत्नी थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई नेपोलियन के बारे में पूरी जानकारी रखता है। इसलिए नेपोलियन की क्या थी, पत्नी थी। क्या थी, पत्नी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी कराएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो।